Hello, my dear students. So I hope you all are very well, doing great. So in the last video, we had discussed about the uh, 11.4 topic, that is about the rainbow and all over that. Okay, but now we are discussing about the atmospheric refraction. That was half was covered, but we have to start it again. Okay, so you might have observed the apparent random wavering or flickering of the objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. देखिए, हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करते हैं, मैं डायरेक्ट उस चीज़ पे आती हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है उस फिनोमिनन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं, लाइक वाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकलिंग और स्पार्कलिंग, और वी कैन से दैट द कैंडल एग्जाम्पल एंड ऑल ओवर दैट. Okay, and also the example of sunset and sunrise also. Okay, so here is कोई भी अगर कैंडल जल रही है या फिर कोई भी लैंप जो है वो जल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी एक टेबल के ऊपर आप एक कैंडल रख देते हो जलती हुई और रूम के अंदर हो आप, ठीक है, तो जो कैंडल के आसपास की जो थोड़ी सी एयर है, ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ उसके जो आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है और उसके जो बाकी एरिया है रूम का, वो वाली जो एयर है उसके कंपैरिजन में जो कैंडल के आसपास की एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है. ठीक है, ज़्यादा गर्म हो जाती है मीन्स टू से दैट लेस डेंस. और देखो, दो हमारे पास मीडियम होते हैं, एक रेरर होता है और एक डेंसर मीडियम होता है, राइट. लेकिन डेंसर मीडियम वो होता है जो थोड़ा भारी एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और जो थोड़ा लाइटर एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट को हम रेरर कहते हैं या फिर लेस डेंस कह सकते हैं, है ना. लेस डेंस मतलब कम डेंस है और लाइटर है एज कम्पेयर टू द कूलर एनवायरनमेंट और अनदर एनवायरनमेंट. ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें आपको बताई गई हैं. एक तो अगर हम जो कैंडल जो है वो जल रही है और उसका जो जलने वाला पार्ट है उसके अंदर से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें फ्लिकर होती हुई दिखाई देती है. फ्लिकर मतलब वेवी तरीके से, कि मतलब जैसे हिल रही है वैसे टाइप के, ठीक है. और दूसरी बात ये कि जो कैंडल के आसपास की एयर है वो गर्म होगी, ऑब्वियसली लाइट होगी, यानी लेस डेंस होगी एज कंपेयर टू द कूलर एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द रूम. ठीक है, and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. और जो देखो, हमने दो पार्ट कर लिए एयर के, एक तो होटर एयर जो कैंडल के आसपास है, दूसरी वो कूलर एयर जो पूरे रूम के अंदर बाकी प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा. किसका कम होगा? लाइटर एयर का, यानी होटर एयर का, एज कंपेयर टू द कूलर एयर. फाइन. सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम यानी एयर आर नॉट स्टेशनरी, ऑब्वियसली बात है कि जो फिजिकल कंडीशन है उस रूम की या फिर एयर की, वहाँ जो एयर प्रेजेंट है उसकी, वो स्टेशनरी नहीं है. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी मीन्स कि एज इट इज़ नहीं है, कि हमेशा सेम ही रहेंगी. ठीक है, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शीन थ्रू द हॉट एयर फ्लैक्चुएट. और जो भी किसी भी अगर फायर लगी हुई है, चाहे वो लैंप है, चाहे कैंडल है, चाहे कोई भी चीज़ है, तो जहाँ पर भी वो फायर दिख रही है आपको और उसके अंदर से किसी भी, उसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसकी जो पोजिशन है वो अपेरेंट होती है, फ्लैक्चुएट करती हुई हमें दिखाई देती है. आप कभी ट्राई करना, अगर आग जल रही है और आग के अंदर से आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसके थ्रू देख रहे हो, तो आपको वो चीज़ फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएगी. ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से होटर एयर और कूलर एयर के बारे में, या फिर ऐसे कि व्हाई द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी फ्लक्चुएट व्हेन वी आर सीइंग इट थ्रू द समथिंग हॉट और समथिंग फायर और रेडिएटर. ओके, दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये भी एक इफेक्ट है किस चीज़ का? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. जो स्टूडेंट्स कैंडल के बारे में पूछ रहे थे वो यही चीज़ है स्ट्रेंज उसके बारे में, कि अगर हम कैंडल के अंदर से, मतलब जो फायर वाला पार्ट है उसके अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वो हमें फ्लक्चुएट होता हुआ, वेव करता हुआ दिखाई देता है. तो ये रीजन क्या है इसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कि जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन होना किसके द्वारा? अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा. ओके, ऑन अ स्मॉल स्केल इन अवर लोकल एनवायरनमेंट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ सिमिलर फेनोमेनन ऑन अ मच लार्जर स्केल. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा रिफ्रैक्शन का,
था, ठीक है। लेकिन जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो एक बड़ा एग्जाम्पल है किस चीज़ का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही, ठीक है। तो उसको हम एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आ सकता है कि जो स्टार हैं वो हमें थोड़ी सी अपारेंट यानी थोड़ी सी अलग जगह पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो हैं वहाँ नहीं बल्कि थोड़ी सी उससे दूर दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अपारेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका रीजन तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, लेकिन कोई भी जो स्टार है वो अपनी जगह से थोड़ी सी हट के दूसरी जगह पर दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, देखिए इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, और भी काफ़ी सारे बनते हैं, तो आप इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ऑब्वियसली, है ना। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है स्टार लाइट का, उसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। किस तरीके से, देखिए, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो भी स्टार लाइट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ, जब तक वो अर्थ के पास पहुंचती है तब तक कंटिन्यूसली उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता रहता है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है किसी भी मीडियम के अंदर जब वो हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होगा, है ना। मैंने क्या बात कही, देखिए, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है ग्रेजुअली, इट चेंजेस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसमें क्या होता है, देखो क्या फर्क पड़ा, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो है वो स्टार लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। मैंने देखिए रिपीट करते हैं फिर से इस लाइन को, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स अ स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो एटमॉस्फेयर है वो स्टार लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। द अपारेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट, जो अपारेंट पोजीशन है यानी जो हमें दिखाई दे रही है वो पोजीशन जो है वो स्टार की वो थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। इस वजह से क्या होता है, जो रियल पोजीशन है किसी भी स्टार की वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती है, यानी थोड़ी सी दूर जो है वो स्टार हमें दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता है, द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर, यानी जिस पोजीशन पे वो है उससे थोड़ी सी ऊपर की पोजीशन पर वो हमें दिखाई देगा देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन। अगर हम हॉरिजन से देख रहे हैं तो जहाँ स्टार है उसके थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देगा। रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर जो है उसको, जो स्टार लाइट है उसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता है, ठीक है। इस वजह से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पर हमें नजर आता है। फर्दर दिस अपारेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, और ये बात भी है कि जो पोजीशन हमें, जो अपारेंट पोजीशन हमें नजर आ रही है स्टार की, वो भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी जो है कंफर्म्ड या फिर कांस्टेंट हम जिसे कह सकते हैं वो नहीं है, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, और वो भी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। Since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary, क्यों चेंज होती रहती है, क्योंकि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी फिजिकल कंडीशंस भी सेम नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है ना। टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल, अलग अलग चीज़ें, एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, जो कि हमने पहले देखा। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, अब हमें पता है कि जो स्टार हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर प्रेजेंट है हमसे, राइट। दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, सिर्फ वो एक पॉइंट साइज्ड जो है वो हमें दिखाई देते हैं, एक सोर्स है लाइट का लेकिन सिर्फ एक पॉइंट साइज्ड, यानी बहुत ज़्यादा छोटा सा एक डॉट स्ट्रक्चर होता है वैसा। एज द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, जो पाथ है रेज का, जो लाइट आ रही है फ्रॉम द स्टार, स्टार से कोई भी लाइट रे अगर हमारे पास आ रही है तो जो उसका रास्ता है गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, वो भी चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा।
द अपारेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट। तो इस वजह से जो अपारेंट पोजिशन है स्टार की, यानी जो हमें दिखाई देती है, वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। और जो लाइट हमारे पास आ रही है, जो लाइट रे हमारे पास आ रही है और हमारी आँखों में एंटर करती है, वो भी फ्लिकर करती है। फ्लिकर मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को हिला रहे हैं बहुत धीरे धीरे से, ऐसे टाइप में। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर। तो कई बार ऐसा होता है जो स्टार है, कोई कोई स्टार ऐसा भी है जो हमें बहुत ज़्यादा ब्राइटर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। एंड एट सम अदर टाइम फेंटर। और कभी कभी ऐसा भी है कि बहुत धुंधले धुंधले हमें नज़र आते हैं, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसी को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस पैराग्राफ में, व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। क्यों जो ग्रह हैं वो चमकते नहीं हैं। ठीक है। अब इसका रीजन ढूंढते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। जो प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा करीब हैं किस चीज़ के, अर्थ के। एंड आर थस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज इफ वी कंसीडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर हम छोटे छोटे पॉइंट साइज्ड जो चीज़ें हैं, जैसे छोटे छोटे पॉइंट लगा लीजिए, उनको एक इकट्ठा बना लेते हैं। देखो, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको हम एक प्लैनेट की तरह कंसीडर कर रहे हैं कि अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। कि बहुत सारी सोर्सेज ऑफ लाइट है, पॉइंट साइज छोटे छोटे, ठीक है, उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, उनका कलेक्शन कर लेते हैं, तो एक प्लैनेट बनता है। ठीक है। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई। और टोटल जितनी भी लाइट जो हमारी आंखों में एंटर करती है फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज्ड सोर्सेज। देखो, मैंने है ना एक पेज ले लिया और उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां लगा दी। ठीक है। और ये मान लीजिए जो बिंदियां हैं ये एक सोर्स है लाइट का। ठीक है। और इन सभी बिंदियों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मान लिया मैंने ये एक प्लैनेट है। ठीक है। लेकिन जो जितने भी पॉइंट साइज बिंदियां हैं वो सारी मेरी तरफ जो है लाइट दे रही हैं, मतलब उन सभी से जो लाइट है वो मेरी आंखों में एंटर कर रही है। फाइन। तो क्या होगा, light entering our eye from all individual point sized sources will average out to 0। और उनका complete जो एवरेज होगा वो 0 बन जाता है। इस वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। ठीक है। मतलब क्या रीज़न हुआ, देखो कि जो पॉइंट साइज्ड सोर्स हैं वो हर एक अपनी अपनी लाइट जो है वो दे रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जो लाइट अपने अंदर से ग्रो अप कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, वो हमारी आंखों में एंटर कर रही है। और जितने भी लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है उन पॉइंट साइज से उनकी जो एवरेज लाइट जो हमारे आंखों में एंटर करेगी वो 0, मतलब कंप्लीट आंखों में एंटर करने की बात नहीं है यहाँ पे। ये है जितनी भी लाइट जो है उन सभी सोर्सेज से आ रही है उनकी एवरेज जो है वो 0 होती है। इस वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो भी 0 हो जाता है। समझ आ गया आपको?